प्यारे बच्चों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ 5वां क्लास करने जा रहे हैं और इस 5वें क्लास में हम 65 से लेकर 87 तक पढ़ाएंगे, यानी कि 65 to 87 तक हम पढ़ाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, कौन सा विषय पढ़ाऊं, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सदाशिवराय था। कौन था? सदाशिवराय। ठीक है, अगर इसी प्रश्न को ऐसे घुमा दे कि सदाशिवराय कौन था तो क्या बताओगे? तो तुलु वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो तुलु वंश का जो अंतिम शासक था सदाशिवराय, उस समय में कह रहा है आपको कि वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। लेकिन इस प्रश्न में एक बात थोड़ा सा अधूरा है। ये वास्तविक सत्ता यदि कहा गया, किस साम्राज्य के बारे में ये बात क्लियर नहीं किया है, तो हम आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा हो रही है। और वैसे भी आपके अध्याय का नाम तो विजयनगर साम्राज्य ही है। तो विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक सत्ता किनके हाथ में थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राम राय या राम राजा। ठीक है, तो बताइए किस साम्राज्य का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था। किस साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा था? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और किस वंश के शासक के समय में? तो तुलु वंश के शासक के समय में। और तुलु वंश की किस शासक के समय में? तो अंतिम शासक के समय में। और अंतिम शासक का क्या नाम था? सदाशिवराय था। ठीक है, एक बार पुनः फिर से समझ लो कि तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक सत्ता किसके हाथ में था? तो राम राय या राम राजा। बात आई। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगरी का युद्ध, या उसे ही तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, या उसे ही बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं कि राक्षस तंगरी के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। दूसरा है बन्नी हट्टी का युद्ध। बताइएगा जरा। बन्नी हट्टी का युद्ध। तो अब बताइए राक्षस तंगरी युद्ध का 2 और भी अन्य नाम क्या क्या है? तो तालीकोटा का युद्ध और दूसरा बन्नी हट्टी का युद्ध। तो बताइए कि तालीकोटा का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध किस युद्ध का ही दूसरा नाम है? राक्षस तंगरी युद्ध का दूसरा नाम तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में, सर्वाधिक विनाशकारी का मतलब तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध, या तो फिर आप कहें तो राक्षस तंगरी का युद्ध, एक ऐसा युद्ध था जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी, बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ था। इसलिए कहा गया कि भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक युद्ध जिसका नाम था आपको राक्षस तंगरी का युद्ध, और वह राक्षस तंगरी का युद्ध जो है आपको तालीकोटा युद्ध के नाम से जाना जाता है, बन्नी हट्टी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह युद्ध जो है आपको 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। अब यहाँ से फिर से एक प्रश्न तुम सीख रहे हो कि बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ है? तालीकोटा का युद्ध। और इसके युद्ध का दूसरा नाम क्या है? बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षस तंगरी का युद्ध। कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह युद्ध हुआ है। ठीक है, आइए। तो उसके समय में कहा कि मतलब तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, राक्षस तंगरी का जो युद्ध हुआ था, उस समय में विजयनगर के राजा कौन थे? तो देखिए, उस समय विजयनगर के जो राजा थे उनका नाम था सदाशिवराय। क्या नाम था? सदाशिवराय। और वो जो सदाशिवराय थे वह आपको 1542 ईस्वी में राजा बने और 1570 ईस्वी तक वह राजा के पद पर आसीन रहे थे। तो ये जो थे सदाशिवराय, इनका जो शासन काल रहा है 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक। बात समझ रहे हैं? तो अब बताइए कि सदाशिवराय कौन थे? तो आप बताइएगा कि सदाशिवराय तुलु वंश के अंतिम शासक थे और इनका शासन काल कब से कब तक रहा है? 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक रहा है। अब आपसे पूछे कि बताइए कि बन्नी हट्टी के युद्ध के समय विजयनगर के राजा कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? सदाशिवराय थे। बन्नी हट्टी का युद्ध कहे या तालीकोटा का युद्ध कहे या तो राक्षस तंगरी का युद्ध कहे, है ना, इस तीनों युद्ध का नाम जो है अलग अलग है, लेकिन ये तीनों युद्ध एक ही युद्ध है।
एक ही युद्ध का 3 अलग अलग नाम है। और यह युद्ध जब हो रहा था, और यह युद्ध हुआ कब, तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। और ये जो युद्ध हुआ है, तो इस युद्ध के समय विजयनगर का राजा कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सदाशिव राय। तो सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। सदाशिव राय का शासनकाल 1542 से से 1570 ईस्वी 1570 तक। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध का क्या कारण था? ठीक है, अभी तो हम लोग पढ़े कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, जो कि अभी क्या पढ़े थे हम लोग, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। लेकिन अब जो प्रश्न है कि इसका युद्ध जो हुआ था, इसका क्या कारण था, तो देखिए इसके केवल एक ही कारण नहीं थे, जबकि इस प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार 2 कारण थे। पहला तो कारण यह था कि राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले यहां पर समझेंगे हम लोग दंभपूर्ण व्यवहार का मतलब। दंभपूर्ण व्यवहार का मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ। दंभपूर्ण व्यवहार का मतलब क्या होता है? अहंकार से भरा हुआ। अहंकार से भरा हुआ, ठीक है। तो राम राय जो राजा थे, यह आपको बड़ा ही दंभपूर्ण व्यवहार करते थे और यह अंतरजातीय राजनीति भी करते थे, जिसके कारण से जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बात समझ रहे हैं? तो तालीकोटा के युद्ध का पहला कारण क्या था? राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ, बोलिए पहले इतना, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ। जी, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ, फिर से बोलिए। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ। बिल्कुल, राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार, बोलिए। राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप, है ना, अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। फिर से बोलो, अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप, है ना, अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। तो तालीकोटा के युद्ध का जो पहला कारण था वो हम लोग याद कर चुके हैं। और पहला कारण जो था वो क्या था, तो राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। अब हम लोग पढ़ेंगे कि दूसरा कारण क्या था भाई। तो देखिए इसका दूसरा जो कारण था, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान, है ना, मतलब जिस तरह से दक्षिणी सल्तनतों के साथ ईर्ष्या करता था। अभी तो हम लोग जस्ट ऑप्शन ए में देखे कि दक्षिणी सल्तनतों से वो कैसा व्यवहार करता था, अहंकार से भरा हुआ दंभपूर्ण व्यवहार करता था। तो जैसे वो दक्षिणी सल्तनतों से व्यवहार करता था, ठीक उसी तरह से ये जो है आपको विजयनगर राज्य के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता था। और क्या व्यवहार, तो देखिए राम राय जो थे ना, वह आपको विजयनगर के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना रखते थे। तो ईर्ष्या की भावना और घृणा की भावना किसके जैसे, तो सल्तनत, दक्षिणी सल्तनतों के जैसे। जिस तरह से दक्षिणी सल्तनतों से उसको ईर्ष्या और घृणा होता था, ठीक उसी तरह से वो विजयनगर से भी राम राय जी ईर्ष्या करते थे और घृणा करते थे, जिसके कारण से जो है आपको तालीकोटा का युद्ध हुआ था, प्रारंभ हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। और इसका कारण क्या था, तो इसका 2 कारण था। पहला था आपको, राम राय दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार करते थे और इसके साथ ही अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप करते थे। दूसरा हो गया आपको, विजयनगर साम्राज्य के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या और घृणा की भावना रखते थे। कौन रखते थे? राम राय रखते थे। तो तालीकोटा के युद्ध का कारण समझ गए। कितने कारण थे? 2 कारण थे, है कि नहीं? कब हुआ है? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को। पहला कारण क्या था, तो दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और अंतरजातीय राजनीति में हस्तक्षेप। और दूसरा क्या कारण था, तो विजयनगर साम्राज्य के प्रति दक्षिणी सल्तनतों के जैसे, दक्षिणी सल्तनतों के समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। बात समझ में आया? किस युद्ध के बारे में पढ़े हम लोग? तालीकोटा का युद्ध के बारे में पढ़े हैं। तालीकोटा के युद्ध का दूसरा नाम क्या था? राक्षस तंगरी का युद्ध। तीसरा नाम क्या था? बहुत अच्छा, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अब जो आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर के विरुद्ध
दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? अब देखिए, अभी तो जस्ट आप देखे विजयनगर के विरुद्ध, मतलब विजयनगर के एंटी में था और उसके एंटी में दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा, विजयनगर साम्राज्य के एंटी में दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा एक संघ बनाया गया है कि नहीं, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम आपको जो है, आपको हिंदी में जिसको हम महासंघ कहते हैं। तो पहले ये बताइए कि किसके विरोध में बनाया गया था? विजयनगर साम्राज्य के विरोध में बनाया गया था। कौन बनाया था? तो दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया था? महासंघ बनाया था। तो वो जो महासंघ था उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन नहीं था, पहले ये हम लोग समझ लेते हैं। याद रखिएगा, बरार जो था वह दक्षिणी सल्तनत में शामिल नहीं था, दक्षिणी सल्तनत के महासंघ में शामिल नहीं था। लेकिन कौन कौन था, हम लोग उसको भी जरा याद करेंगे। तो देखिए उसके अंतर्गत आपको बीजापुर आते थे, अहमदनगर आते थे और गोलकुंडा आते थे। बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में जो बनाया गया महासंघ था दक्षिणी सल्तनतों के द्वारा, उस महासंघ में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बरार। और कौन कौन शामिल थे? तो बीजापुर थे, इसके बाद आपको अहमदनगर थे और गोलकुंडा थे। कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। कौन कौन शामिल थे? बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा ये सभी शामिल थे, जबकि बरार उसमें शामिल नहीं थे। बात यहां तक समझ में आया? चलिए, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? मतलब किस युद्ध के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का शानदार, है ना, विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत जो हो गया वह किस युद्ध के दौरान हो गया? तो यही तालीकोटा का युद्ध है। याद रखिएगा, बड़ा ही भयानक था, बड़ा ही विनाशकारी था। इतना ज्यादा विनाश हुआ कि वह तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के जैसे जो एक ग्रेट युग था, एक शानदार युग था, उसको लेकर के भी डूब गया। तो ऐसा सुने होंगे ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा ले जाएंगे। और वही हुआ कि तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था, वो युद्ध तो हुआ ही, उसके साथ में विजयनगर साम्राज्य जैसे इतना सुंदर साम्राज्य को भी क्या कर दिया? नाश कर दिया, अंत कर दिया। तो प्रश्न यही है कि विजयनगर साम्राज्य जो थे उसका अंत जो हुआ है वो किस युद्ध से माना जाता है? तालीकोटा के युद्ध से माना जाता है। किस युद्ध से माना जाता है? तालीकोटा के युद्ध से। तालीकोटा के युद्ध से माना जाता है कि नहीं? बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अगला प्रश्न है आपको, किस यात्री ने तालीकोटा का युद्ध, है ना, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया? अब देखिए, तालीकोटा युद्ध जो हुआ था ना, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का क्या किया है? तो भ्रमण किया है। भ्रमण करने का मतलब समझते हैं ना, टूर किया, घूमने के लिए गया। कहाँ घूमने के लिए गया? विजयनगर। और किस युद्ध के बाद गया? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की। बात समझ रहे हैं? तो उनका नाम जो था सीजर फ्रेडरिक। क्या नाम था? सीजर फ्रेडरिक था। क्या नाम था? सीजर फ्रेडरिक जो थे वह तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जाते हैं, वहां भ्रमण करते हैं और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर कुछ टीका टिप्पणी भी करते हैं। अब देखिए, यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि विनष्ट वैभव का मतलब क्या होता है? देखिए, विनष्ट का मतलब होता है जिसका विनाश हो गया हो, जिसका विनाश हो गया हो, है कि नहीं? और इससे पहले तो आप जस्ट पढ़े थे कि तालीकोटा युद्ध के दौरान ही ना आपको विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जितनी भी सुंदरता थी, जितनी भी वैभव थी, वो सब क्या हो गई थी? विनाश हो गई थी, यानी कि बर्बाद हो गई थी। इसलिए विनष्ट का मतलब याद रखिएगा, विनाश जिसका हो गया, यानी कि जिसका विनाश हो गया। विनष्ट मतलब क्या याद रखिएगा? जिसका विनाश हो गया, या उसी को आप इस रूप में भी याद रख सकते हैं, बर्बाद हो गया या बर्बाद हुआ, है ना। बर्बाद हुआ जो वैभव था उसके बारे में, विजयनगर समाज जो अंत हो गया था, वहां की जो सुंदरता खत्म हो गई थी, उसके बारे में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? सीजर फ्रेडरिक। कौन लिखते हैं? सीजर फ्रेडरिक। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सीजर फ्रेडरिक किस युद्ध के बाद
विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किए, तो आप क्या बताइएगा? तालिकोटा के युद्ध के बाद। कौन भ्रमण किए थे? सीजर फ्रेडरिक। और सीजर फ्रेडरिक किसके बारे में लिखे थे? तो विजयनगर साम्राज्य के विनष्ट वैभव के बारे में लिखे थे। किसके बारे में लिखे थे? विजयनगर साम्राज्य के विनष्ट वैभव के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के विनष्ट वैभव के बारे में लिखे थे। बात समझ रहे हैं ना? चलिए एक बार आइए पुनः प्रश्न पर। किसी यात्री ने तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव के बारे में टिप्पणी लिखा। तो भाई साहब सीजर फ्रेडरिक जो थे वह तालिकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य आए और वहां आने के बाद वहां की जो सुंदरता खत्म हो गई, वहां का जो वैभव खत्म हो गया, तो उस विनिष्ट वैभव के बारे में ही कुछ टीका टिप्पणी लिखी। टीका टिप्पणी लिखने का मतलब कुछ मतलब आपको कुछ लिखित विवरण दिए। बात समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न है जो कि विट्ठल स्वामी से संबंधित है। किससे संबंधित है? विट्ठल स्वामी से। जी हाँ, तो विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित मंदिर है? ठीक है, तो विट्ठल स्वामी का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो यह है आपको विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। किसके रूप में? विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। देखिए वैसे विट्ठल का मतलब वैसे भगवान विष्णु भी होता है, भाग्यदाता भी होता है। ठीक है ना? विट्ठल का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु या भगवान विष्णु भी कह सकते हैं या भाग्यदाता भी कह सकते हैं। तो विट्ठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा, जब विट्ठल का अर्थ ही होता है भगवान विष्णु, तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यानी कि विट्ठल स्वामी के मंदिर में किसी देवता को समर्पित है, तो आप कहेगा कि विट्ठल के रूप में यानी कि भाग्यदाता के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, आगे चलिए। ऐसे कौन से मंदिर हैं जिस मंदिर के भीतरी दीवारों पर, किस दीवारों पर? भीतरी दीवारों पर। भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं, यानी कि छापे गए हैं। ठीक है, तो किस मंदिर की भीतरी दीवार है जिस पर रामायण का दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो याद रखिएगा, हजार रामा स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर? हजार रामा स्वामी मंदिर। यानी कि वो जो हजार रामा स्वामी मंदिर है, तो उस मंदिर के जो भीतरी दीवार है उस पर रामायण को उत्कीर्ण किया गया है, यानी कि रामायण को उस पर लिखा गया है या छापा गया है। अब देखिए इसको भी याद रखना बड़ी आसान है। रामायण के दृश्य की चर्चा हो रही है ना, तो रामायण से याद रखेंगे हजार रामा में राम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? इसलिए भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य कहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है? तो हजार रामा, यानी कि राम के बारे में हजार रामा स्वामी मंदिर में लिखा जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि किस मंदिर के भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो हजार रामा स्वामी मंदिर के भीतरी दीवार पर उत्कीर्ण किया गया है। और क्या उत्कीर्ण किया गया है? रामायण को उत्कीर्ण किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है मदुरा। क्या है प्रश्न? मदुरा का मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक प्रश्न बन रहा है भाई कि मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपको कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको मदुरा में है। ठीक है ना? देखते हैं कितना स्पष्ट है। मौ से मीनाक्षी है, मौ से मदुरा है, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरा में है। तो मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो कराया था वह किसने कराया था? तो याद रखिएगा, मदुरा जो एक जगह है जो कि तमिलनाडु में है, और वहाँ के जो नायक थे वही मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाए थे। याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर मदुरा में है और मदुरा के नायक जो थे वही मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। बात समझ में आ रहा है? और मदुरा कहाँ पर है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है शैवों की अजंता। शैव है ना, शिव से बना है शैव। ठीक है, तो शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि शैवों का अजंता जो कहा जाता है वो लिपाक्षी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिपाक्षी को। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को कहा जाता है। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? लिपाक्षी को कहा जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2, इस दोनों को आपको सुमेलित करना है, यानी कि मिलाना है। देखिए सूची 1 में है बड़वा। क्या है? बड़वा। और वरबा का जो अर्थ हो जाएगा, इसका सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस कूट के माध्यम से इसका आंसर ए हो जाएगा।
और बरवा का जो मिलान हो रहा है उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले लोग, यानी कि बरवा हम किसको कहेंगे, तो बरवा जो है जो उत्तर भारत से आए और दक्षिण भारत में आकर के बस गए, तो वैसे लोगों को, वैसे निवासियों को बरवा कहा गया है। बरवा किसे कहा गया है, उत्तर भारत से आया और दक्षिण में जाकर के बस गया, तो उसको हम लोग बरवा कह दिए, है ना। तो बरवा से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि परवा, और परवा सब उत्तर से दक्षिण में चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बरवा कहेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण में जो लोग आकर के बस गए, उत्तर भारत से जो दक्षिण भारत में आकर के बस गए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बरवा, बरवा कहेंगे। इसके बाद आगे है वेश वेग। क्या है, वेश वेग। वेश वेग यानी कि दासों का क्रय विक्रय। वेश वेग का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए मतलब करके याद रखिएगा। जैसे बरवा का मतलब क्या हुआ, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए हुए जो लोग हैं उसको बरवा कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं वेश वेग के बारे में। देखिए वेश वेग का मतलब होता है दासों का क्रय विक्रय। कहने का मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक बात आपको हम बताते हैं। जब कोई व्यक्ति राजा को मूलधन नहीं लौटा पाता था, तो उसके बदले में उसके यहाँ पर घरेलू कार्य या खेती बाड़ी के कार्य में उसे कुछ पैसा दे करके खरीद लिया जाता था। और ये जो दास होते थे उसमें पुरुष भी होते थे और महिला भी होते थे। यानी कि अगर आप पैसा नहीं चुका पाए राजा का, तो आप चलिए और मेरे ही यहाँ जाकर के आप जो है सो घरेलू कार्य कीजिए, चाहे आप खेती बाड़ी का काम कीजिए। तो उसी को कहा जाता था वेश वेग। और इस वेश वेग को कहीं कहीं पर वेश बाग भी नजर आएगा आपको, तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों समान ही है, वेश वेग या वेश बाग, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि वेश बाग का मतलब क्या हुआ या वेश वेग का मतलब क्या हुआ, तो आप कहिएगा कि दासों का क्रय विक्रय। क्या कहिएगा, दासों का क्रय विक्रय। और दासों का क्रय विक्रय का मतलब ही बता ही दिए कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह प्रथा थी। और इस प्रथा में जब राजा का मूलधन नहीं लौटाने का क्षमता होता था, उस परिस्थिति में पुरुष हो या महिला हो, वह राजा के अंदर में चले जाते थे। उसी को कहा जाता था वेश वेग, है ना, या उसको हम लोग वेश बाग कह सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि दासों का क्रय विक्रय का मतलब ये हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के समय एक प्रथा था, एक नियम था कि जो व्यक्ति राजा का मूलधन नहीं लौटा पाता था, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को कुछ पैसा दे करके खरीद लिया जाता था। और उस व्यक्ति में पुरुष भी होते थे और महिला भी होते थे। इसलिए याद रखिएगा कि अगर प्रश्न ये पूछ दे कि वेश वेग में पुरुष होते थे कि महिला, तो आप कहेगा कि पुरुष भी होते थे और महिला भी होते थे। और वेश वेग का मतलब क्या हुआ, तो आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि दासों का क्रय विक्रय, दासों का क्रय विक्रय। इसके बाद है आपको राय। और राय का मतलब होता है विजयनगर काल में राजा को कहा जाता था। हम पहले ही बता दिए थे कि राय का मतलब होता है राजा, और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे उन्हीं को राय कहा जाता था। आगे है आपको गंडपेद्र। देखिए गंडपेद्र का मतलब होता है पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, जैसे हाथ में लड़कियां लोग बाला पहनती है, जिसको चूड़ी भी कह सकते हैं आप, है कि नहीं, तो ठीक उसी तरह से गंडपेद्र का मतलब हुआ पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। कड़ी जो हुआ ना, तो कड़ी के जैसे ही आपको कड़ा हो गया, तो पैर में जो पहनने वाला सम्मान सूचक कड़ा है उसी को कहा जाता था आपको गंडपेद्र। क्या कहा जाता था, गंडपेद्र कहा जाता था। ठीक है, गंडपेद्र का मतलब क्या हुआ, तो पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। गंडपेद्र का मतलब क्या हुआ, तो पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से बता दीजिए कि बरवा का मतलब क्या हुआ, तो उत्तर भारत से आकर के दक्षिण भारत में बसे हुए लोगों को कहा जाता था बरवा। वेश वेग का मतलब क्या हुआ, तो दासों का क्रय विक्रय, है कि नहीं। और इसमें बताए थे कि राजा का जब मूलधन नहीं चुका पाता था, तो उस परिस्थिति में पुरुष हो या स्त्री हो, वह राजा के घर में घरेलू कार्य में या खेती बाड़ी के कार्य में जो है कार्य के लिए उसे खरीद लिया जाता था। तीसरा है राय। राय का मतलब विजयनगर के राजा को राय कहा जाता था। और गंडपेद्र का मतलब ही समझ ही गए, पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अब आपका अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, भंडारवाद ग्राम भूमि। ठीक है,
तो अब आपको याद रखना है कि भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका तो सीधा सीधा है, A का 1 है। यानी कि भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब है राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, है ना। भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब देखिए, इसमें ग्राम लगा हुआ है और यहाँ भी आपको ग्राम लगा हुआ है। यानी कि भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब ग्रामों की भूमि। और वो कैसी भूमि? तो जो भूमि राजा के डायरेक्टली रूप से उसके कंट्रोल में हो, यानी कि उस भूमि का मालिक राजा हो, उसको कहा गया आपको भंडारवाद ग्राम भूमि। तो एक बार पुनः याद कर लीजिए कि भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब क्या हुआ? तो राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। राज्य के या राजा के बात बराबर है कि नहीं? राज्य का मालिक तो राजा ही होता है, इसलिए राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को हम लोग भंडारवाद ग्राम भूमि कहते हैं, है ना। राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को, राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मान्य भूमि, है कि नहीं? मान्य भूमि का मतलब क्या हुआ? तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। मतलब वो जो है एक ऐसी भूमि थी, मान्य भूमि, जिसे कर मुक्त मान लिया गया था, है कि नहीं? मतलब उस भूमि पर किसी को कोई टैक्स नहीं देना होता था, तो इसलिए उसको कहा गया मान्य भूमि। मतलब मान लिया गया कि इस पर आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, ऐसा सोच करके हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो मान्य भूमि का मतलब क्या हुआ? तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि, यानी कि टैक्स से मुक्त, मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, वो मान्यता प्राप्त हो जाता था भूमि कि देखिए ये जो भूमि का क्षेत्र है ना, इस भूमि पर कोई भी टैक्स किसी को देने की जरूरत नहीं है, यह मान्यता प्राप्त हो जाता था वो। इसलिए याद रखिएगा कि मान्य भूमि का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी भूमि जो राज्य के द्वारा यह मान्यता प्राप्त कर दी गई कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कर मुक्त भूमि होती थी। तो एक बार पुनः आइए, मान्य भूमि का मतलब तो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि। और भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब क्या हुआ? तो राज्य के सीधे नियंत्रण में, मतलब राज्य के सीधे कंट्रोल में होता था जो भूमि, उसी को कहा गया भंडारवाद ग्राम भूमि। आगे है आपको अमरम भूमि। देखिए अमरम भूमि, तो अब बताइए अमरम भूमि का मतलब क्या हुआ? तो देखिए अधिकारी चाहे वो सैनिक विभाग का हो, चाहे सैनिक विभाग से आपको हट के हो, चाहे जो भी अधिकारी हो, जिस विभाग के अधिकारी हो, उस अधिकारियों को उनके सेवा के बदले में दी जाती थी भूमि, उस भूमि को ही कहा जाता था अमरम भूमि। अब बताइए कि किसी सैनिक या किसी असैनिक, है कि नहीं, अधिकारी को जो उसके सेवा के बदले में जो दिया गया था, बताइए किसी सेवा के बदले में जो भूमि मिला, तो वो समझेगा कि ये तो मुझे निशाना के तौर पर है, इसलिए उस जमीन को बेचेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो इसलिए जब बेचेगा नहीं तो वो जमीन क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा ना। इसलिए याद रखिए कि अमरम भूमि का मतलब क्या हुआ? तो अमरम भूमि का मतलब हुआ कि सैनिक अधिकारी हो चाहे असैनिक अधिकारी हो, उसके सेवा के बदले में दी गई भूमि को अमरम भूमि कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब अगला जो है आपका वो रत्कोरगे भूमि है। कौन सी भूमि है? रत्कोरगे भूमि। अब देखिए रत्कोरगे भूमि क्या होता है? तो युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था रत्कोरगे भूमि। यानी कि रत्कोरगे भूमि ऐसा भूमि है ना, युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शित करता था। शौर्य प्रदर्शित करने का मतलब क्या हुआ? देखिए शौर्य प्रदर्शित करने का मतलब बहादुरी या वीरता प्रदर्शित करना, है कि नहीं। अब सैनिक की ही यदि बात करें तो सैनिक विभाग में तो सैनिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन उस सैनिक में कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जो ऐसा काम कर दिखा देते हैं जिसे वीर समझा जाता है, बहुत ही ज्यादा बहादुरी का काम करता है, तो उसी को कहा जाता है शौर्य प्रदर्शित करना। एक बार फिर से समझ लीजिए, शौर्य प्रदर्शित करने का मतलब बहादुरी दिखाना, अपना वीरता दिखाना। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि बहादुरी दिखाते हुए वो बलिदान भी कर देते हैं अपने आप को। इसलिए याद रखिएगा कि बहादुरी दिखाने के लिए या बलिदान के बाद जो आपको पुरस्कार दिया जाता है उसको शौर्य प्रदर्शित करने वाला पुरस्कार भी कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से रत्कोरगे भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जो युद्ध में उसे शौर्य प्रदर्शित करने के लिए दी जाती थी,
है कि नहीं। तो याद रखिए रथ कोरगे भूमि का मतलब क्या हुआ, रथ कोरगे भूमि का मतलब एक ऐसी भूमि जो सैनिकों को युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने के लिए दी जाती थी। बात समझ में आ गया। और अमरम में क्या बताए थे, अमरम में सैनिक को भी दी जाती थी और असैनिक विभाग के जो अधिकारी होते थे दोनों को दिए जाते थे, है कि नहीं। लेकिन रथकोरगी भूमि जो थी वह आपको युद्ध में जो लड़ने वाले सैनिक होते थे और जो वीरता दिखाते थे, जो बहादुरी दिखाते थे, वैसे व्यक्तियों को रथकोरगी भूमि प्रदान की जाती थी। मान्य भूमि का मतलब क्या बताए थे, तो मान्य भूमि का मतलब बताए थे आपको ऐसी भूमि जो राज्य के द्वारा यह मान्यता प्राप्त कर दिया जाता था कि इस पर कोई टैक्स नहीं किसी को देना पड़ेगा, तो ऐसी भूमि को ही कहा गया मान्य भूमि। आगे है आपको भंडारवाद ग्राम भूमि। भंडारवाद ग्राम भूमि का मतलब ये हुआ कि ऐसी भूमि जिस पर राजा का डायरेक्ट रूप से उसका कंट्रोल उस पर होता था, है कि नहीं, और वह ग्रामों की भूमि जो होती थी उसी को कहा गया भंडारवाद ग्राम भूमि। अगला प्रश्न है वीर पंचाल का अर्थ है, मतलब वीर पंचाल का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किसका अर्थ पूछा जा रहा है, वीर पंचाल का अर्थ पूछा जा रहा है। तो देखिए वीर पंचाल का जो अर्थ होता है दस्तकार वर्ग, क्या होता है, दस्तकार वर्ग, दस्तकार वर्ग, ठीक है। वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है, तो दस्तकार वर्ग होता है। दस्तकार वर्ग का मतलब होता है ऐसे वर्ग जो हाथ की कारीगरी में कुशल हो। हाथ की कारीगरी का मतलब क्या हुआ, हाथ की कारीगरी का मतलब जिस वर्ग के लोग अपने हाथ से विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं दस्तकार वर्ग के लोग, ठीक है ना। तो दस्तकार का मतलब क्या समझे, हाथ की कारीगरी करने वाले लोग दस्तकार वर्ग के लोग कहलाते हैं। क्लियर। तो देखिए ये जो है ना वीर पंचाल, वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है, तो दस्तकार वर्ग। और दस्तकार का मतलब क्या होता है, तो हाथ की कारीगरी करने वाले लोग। हाथ की कारीगरी का मतलब बता ही दिए, जैसे आप लोग भी हाथ से क्या क्या बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, कोई डलिया बना लेते हैं, कोई पथिया बना लेते हैं आप, है कि नहीं। तो ये सब हाथ से ही कारीगरी करते हैं आप, इसलिए याद रखिएगा कि दस्तकार वर्ग का मतलब जो व्यक्ति हाथ से कारीगरी करते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे हम दस्तकार वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। तो बताइए कि वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है, तो दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का क्या अर्थ होता है, दस्तकार वर्ग, जी बहुत अच्छा। वीर पंचाल का अर्थ जो होता है वो दस्तकार वर्ग होता है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए उम्बली भूमि, उम्बली भूमि जो है इसका मिलान इससे सही है, क्योंकि उम्बली भूमि का मतलब गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाले कर मुक्त भूमि होती है। अब देखिए सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ से बन रहा है कि उम्बली भूमि जो होती थी वह कर से मुक्त होती थी या कर से युक्त होती थी, है ना। कर से युक्त का मतलब कर उसमें देना होता था, और कर से मुक्त का मतलब या कर मुक्त का मतलब उसमें कर नहीं देना होता था। यानी कि ये जो उम्बली भूमि होती थी वह कर मुक्त भूमि होती थी, उसमें कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। और ये जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी वह गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाती थी। अब देखिए हर समाज में, हर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के लोगों की मदद करते हैं, गांव के लोगों के लिए कुछ विशेष कार्य करते हैं। तो जो इस तरह के लोग होते थे जो गांव के, समाज के, ग्रामीण के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचते थे, लोगों की सेवा करते थे, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सेवा भगत में लगे रहते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के जमीन दिए जाते थे और उस जमीन को ही उम्बली भूमि कहा गया। क्या कहा गया, उम्बली भूमि, उम्बली भूमि कहा गया। तो याद रखिएगा कि उम्बली भूमि का अर्थ क्या हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम के लोगों को सेवा के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि जो होती थी उसी को कहा गया उम्बली भूमि। बात समझ में आया कि नहीं आया। आपसे अगर ये पूछ दे कि उम्बली भूमि कर से मुक्त थी कि कर से युक्त थी, मुक्त होती थी, ठीक है ना, यानी कि उसमें कर नहीं देना होता था, तो याद रखिएगा कि उम्बली भूमि का मतलब गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। आइए इसके बाद आपको जो अगला है कुट्टगी।
कुट्टगी का मतलब यह भी एक प्रकार की भूमि होती थी और पट्टे पर ली गई भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। याद रखिएगा, पट्टे पर ली गई भूमि को क्या कहा जाता था? कुट्टगी। कुट्टगी कहा जाता था। पट्टा का मतलब क्या होता है ना, और कुट्टगी का मतलब, तो सबसे पहले यहाँ पर ये याद कीजिए कि कुट्टगी का मतलब होता है पट्टे पर ली गई भूमि। देखिए क्या होता था कि जैसे मंदिर का स्वामी है, जैसे कि ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण सब जो होते थे उनका काम था कर्म कांड कराना, लोगों को कर्म कराना। तो अब मान के चलिए कि हम आपके यहाँ कर्म कराने के लिए जा रहे हैं, तो पूरे पूरे दिन हमारा बीत जा रहा है उसी काम में, तो हम खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से जो मंदिर के भी स्वामी है तो मंदिर का देख रेख करेगा, अब उसे भी तो खेती करने का वक्त नहीं है, खेत नहीं कर पाएगा। तो उस परिस्थिति में क्या होता था कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को राजा के द्वारा भूमि पट्टा पर दिया जाता था। पट्टा का मतलब अगर नहीं समझे तो सिंपल रूप से इतना समझ लीजिए, पट्टा का मतलब ये होता है जैसे कोई मकान किराए पर दिया जाता है ना, तो मकान तो उस किराएदार का नहीं हो जाता है, मकान किराएदार का तो नहीं होता है, मकान तो मकान मालिक का ही होता है, लेकिन तत्काल में उसको उस किराएदार का अधिकार दे दिया जाता है। तो उसी को कहा जाता है पट्टा पर कोई सामान देना, जैसे कि कोई मकान देना या कोई जमीन देना। या अगर ये भी नहीं समझे तो आप सिंपल भाषा में इतना समझिए कि गांव घर में बटीदार बुलाया जाता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कि बटाई पर हम खेती करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है ना। तो वही बटाई और ये पट्टेदारी ये सेम बात हो गई यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि कुट्टगी जो है वह कुट्टगी भूमि एक ऐसी भूमि होती थी जो समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो खेती नहीं कर पाते थे, उनको इस तरह की भूमि दी जाती थी और वह पट्टे पर दी जाती थी। तो याद रखिएगा कि पट्टे पर ली गई जो भूमि होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको हम लोग कुट्टगी कहते थे। क्या कहते थे? कुट्टगी। कुट्टगी कहते थे। याद रखिएगा कि पट्टे पर ली गई भूमि को क्या कहते थे? कुट्टगी। पट्टे पर ली गई भूमि को कुट्टगी कहते थे। बात समझ गए? अच्छा, अब आप बताइए कि उमली भूमि किसे कहते थे, बताइए। तो याद रखिएगा कि गांव में अगर विशेष सेवा के बदले में किसी को भूमि दी गई, और वो भी कैसी भूमि दी गई? तो करों से मुक्त भूमि दी गई, तो ऐसी भूमि को ही हम लोग कौन सी भूमि कहते हैं? उमली भूमि। उमली भूमि कहते हैं। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? और अच्छा बताइए, कुट्टगी किसे कहते हैं? पट्टे पर दी गई भूमि को कुट्टगी कहते हैं। इसके बाद कूदी, क्या है? कूदी। तो कूदी का क्या अर्थ है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो कूदी का अर्थ होता है कृषक मजदूर। क्या होता है? कृषक मजदूर। कूदी का मतलब क्या होता है? कृषक मजदूर। आप बहुत सिंपल है, देखिए कौ से कूदी, कौ से कृषक मजदूर, है कि नहीं। कूदी का मतलब क्या हुआ? कृषक मजदूर। और कुट्टगी का मतलब क्या हुआ? पट्टे पर दी गई भूमि। पट्टे पर दी गई भूमि का मतलब बटाई दी गई भूमि, बस इतना समझ लीजिए। जिस पर वो भूमि तो आपकी होती है, जब आप किसी को बटाई देते हैं तो भूमि तो आप ही का होता है, जो मतलब जो मालिक रहता है, मालिक उस समय भी वही होता है जो पट्टे पर देता है, लेकिन जो पट्टेदारी होता है उसके अधिकार में उस वक्त वो होता है, उसी को कहा गया आपको कुट्टगी भूमि। उमली भूमि किसे कहा गया? जो गांव के क्षेत्रों में है ना, विशेष सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को हम लोग उमली भूमि कहते हैं, ठीक है। इसका है आपको मान्या भूमि। और मान्या भूमि के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए हैं, जो कि 76 नंबर प्रश्न में बता दिए थे। उसमें क्या था कि राज्य के द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त भूमि थी। मतलब राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा राज्य में आपको जो है सो एक नियम बना दिया गया कि ये जो भूमि है वह टैक्स से मुक्त है, यानी कि कर से क्या है? मुक्त है। उसको मान्यता प्राप्त कर देता था कि ये जो भूमि है इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है कि राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि। तो देखिए, राज्य के सीधे कंट्रोल में जो होता था उस भूमि को कहा जाता था भंडारवाद ग्राम भूमि। इसलिए ये वाला जो आपको है ये आपको मिलान सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। तो मान्य भूमि की जगह पर क्या रहता? ऐसी भूमि जो राज्य के द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त की गई भूमि होती थी। और यहाँ दे दिया राज्य के सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि, जबकि इस भूमि को कहा जाता था भंडारवाद ग्राम भूमि। भंडारवाद ग्राम भूमि। बात समझ गए? जो राज्य के सीधे नियंत्रण में होगा उसको हम लोग कहेंगे भंडारवाद ग्राम भूमि, और जो मान्या भूमि होगा वो करों से मुक्त भूमि होगा। क्लियर यहाँ तक? मराठा कालीन पेशवा, बोलिएगा जरा।
मराठा कालीन पेशवा। जी, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन था? अब समझ लीजिए कि समतुल्य का मतलब क्या होता है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तुओं से जब हम उसकी बराबरी करते हैं, लगभग लगभग में जो बराबर रहता है, समान रहता है, उसको बुलाता है समतुल्य। जैसे लोग कहता है कि चच्चा जो है सो बाप दाखिल होता है, बोलता है कि नहीं होता है, तो वही हो गया, उसके समतुल्य हुआ वो, उसके समान तुलना करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही बात है। तो याद रखिए कि मराठा कालीन पेशवा, यानी कि मराठा काल में जो पेशवा का पद होता था, पेशवा मतलब क्या होता था बताइए? पेशवा एक पद का नाम है। तो मराठा कालीन जो पेशवा का जो पद होता था, उसके समतुल्य विजयनगर साम्राज्य के केंद्रीय जो प्रशासनिक पद होते थे, वह प्रशासनिक पद कौन से पद कहलाते थे? तो याद रखिएगा, प्रधानी या महाप्रधानी। अब प्रधानमंत्री में और इस दोनों में अंतर है, इसलिए प्रधानमंत्री मत मान दीजिएगा। मराठा काल में जो पेशवा पद होता था, उस पद के समतुल्य में विजयनगर के जो केंद्रीय प्रशासनिक पद होते थे, वह आपको प्रधानी या महाप्रधान होते थे। बात समझ में आ रहा है ना? प्रधानी या महाप्रधानी, प्रधानी या महाप्रधानी। तो प्रधानी या महाप्रधानी यह भी एक पद का नाम है, और पेशवा जो है यह भी पद का नाम है। लेकिन याद रखिएगा, पेशवा जो पद है वो मराठा काल का पद है। मराठा काल में आपको पेशवा पद का नाम होता था, और उस पेशवा का मतलब जो होता था प्रधानमंत्री होता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर इससे इसको कंपेयर नहीं कर देना है, इससे उसका है कि नहीं, मिला करके प्रधानमंत्री नहीं मार देना है, ये भी याद रखिएगा। तो क्या याद रखना है कि मराठा काल में जो पेशवा पद होता था, उस पेशवा का मतलब क्या होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन उसको देख करके अब विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद प्रधानमंत्री नहीं मार दीजिएगा, वहां पर आप क्या मारिएगा? प्रधानी मारिएगा, और चाहे महाप्रधानी मारिएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए कि मराठा कालीन जो पेशवा पद होता था, उसके समतुल्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक पद जो होता था, उस पद का क्या नाम है? प्रधानी या महाप्रधानी। प्रधानी या महाप्रधानी। बात तो अब समझ गए ना? और अगर आपसे पूछ दे कि पेशवा का अर्थ क्या होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो अब देखिए, सभानायक का मतलब क्या होता है? तो मंत्री परिषद जो होते हैं, उसका अध्यक्ष जो होता है स्पीकर, उसको कहाता है सभानायक। अब देखिए, एक तो होगा मंत्री परिषद, पूरे मंत्री का गठन जो बनेगा, पूरे मंत्री जो इकट्ठा होगा, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरह से विभिन्न प्रकार के मंत्रियों का जो एक गुट बनेगा, उसको कहा जाएगा मंत्री परिषद। और उस मंत्री परिषद में एक को क्या बना दिया? हेड बना दिया, स्पीकर बना दिया। और वो जो हेड बनाया, उस स्पीकर को ही हिंदी में अध्यक्ष बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपको सभानायक। क्या कहा जाता है? सभानायक। अगर आपसे अब पूछे कि सभानायक का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। क्या बताएगा? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। यानी कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभानायक कहा जाता है। आगे है सर्वनायक। सर्वनायक, तो सर्वनायक है। अब यहां पर समझिए, सर्वनायक का मतलब जो होता है, वो होता है आपको मुख्य सचिव। सर्वनायक का मतलब क्या होता है? मुख्य सचिव होता है। सचिव को अंग्रेजी में सेक्रेटरी भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो सचिव होता है ना, वो आपको सर्वनायक होता है। सचिव क्या होता है? सर्वनायक कहलाता है। आपको याद रखिएगा, सर्वनायक का मतलब हो गया आपको मुख्य सचिव। इसके बाद है आपको माने प्रधानम। माने प्रधानम का मतलब हो गया गृह मंत्री। मुद्राकर्ता, ठीक है ना, मुद्राकर्ता तो नाम से ही स्पष्ट है, मुद्रा से संबंधित, पैसा से संबंधित है। तो मुद्राकर्ता का मतलब होता है शाही मुद्रा को रखने वाला, है ना। तो मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? शाही मुद्रा को रखने वाला। ठीक है ना, मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? शाही मुद्रा को रखने वाला। अब बताइए, सभा नायक का मतलब सोच के बताएगा। पूरे सभा का नायक है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ, पूरे सभा का नायक हुआ, यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष हो गया। सर्वनायक, तो देखिए, स्व से सर्व, स्व से सचिव, यानी कि सर्वनायक का मतलब हो गया मुख्य सचिव, है ना। सर्व मतलब सब, नायक मतलब हीरो, तो सब का नायक है ना, यानी कि मुख्य सचिव हो गया। स्व से सर्व, स्व से सचिव। इसके बाद है माने प्रधानम। माने प्रधानम, तो माने प्रधानम जो हो गया, वो आपको गृह मंत्री का पद होता था।
और मुद्राकर्ता जो होता था वो शाही मुद्रा को रखने वाला जो व्यक्ति होता था उसको कहा जाता था आपको मुद्राकर्ता। बात समझ में आ रहा है? अब आपको बताते हैं कि शाही का मतलब क्या होता है। देखिए शाही का मतलब क्या होता है। शाही शब्द का संबंध जो राजा से जुड़ा हुआ होता है। जनता में जो सबसे बड़ा माना जाता है वो राजा को माना जाता है। और याद रखिएगा कि शाही शब्द का प्रयोग जो है वो राजा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? राजा के लिए किया जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि मुद्राकर्ता का मतलब हुआ शाही मुद्रा को रखने वाला। और शाही का मतलब तो समझ ही गए, शाही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो है ना, राजा के लिए किया जाता है। तो मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? तो शाही मुद्रा को रखने वाला। बताइए एक बार कि गृह मंत्री को क्या कहा गया था? माने प्रधानम। क्या कहा गया था? माने प्रधानम। अच्छा बताइए मुख्य सचिव को क्या कहा गया था? स्व से सचिव है, स्व से सर्वनायक है। अच्छा बताइए कि मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष होते थे उसको क्या कहा जाता था? सभानायक। और मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? शाही मुद्रा को रखने वाला। मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? शाही मुद्रा को रखने वाला। मुद्राकर्ता का मतलब क्या हुआ? शाही मुद्रा को रखने वाला। बहुत अच्छा, बात यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायंकार व्यवस्था, यहाँ पर कार जो लिखा है वो गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, नायंगार लिख लीजिएगा। नायंगार व्यवस्था एवं आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी। तो पूछ रहा है आपको कि किस काल में प्रशासन में नायंगार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो याद रखिएगा विजयनगर काल में। किस काल में? विजयनगर काल में। हाँ, विजयनगर साम्राज्य में आपको इस तरह की व्यवस्था थी। और उस व्यवस्था का जो नाम है आपको क्या नाम है? तो नायंगार और आयंगार। बोलिए, नायंगार आयंगार। यानी कि नायंगार और आयंगार व्यवस्था जो थी वह किस काल के शासक में प्रचलित थी? किस काल के शासन में प्रचलित थी? तो याद रखना है विजयनगर शासन काल में जो है सो यह व्यवस्था प्रचलित थी। तो कौन कौन सी व्यवस्था थी ये बताइए। तो एक व्यवस्था का नाम हो गया आपको नायंगार व्यवस्था और दूसरा व्यवस्था का नाम क्या हो गया? आयंगार व्यवस्था। बात समझ में आ गया ना? चलिए किस काल में यह व्यवस्था प्रचलित थी? विजयनगर काल में। अगला जो प्रश्न है अमरम, यानी कि अमरम। अमरम का अर्थ क्या होता है? तो अमरम का अर्थ होता है आपको जागीर। अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर। ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन गलती भी ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर समझना है। देखिए अमरम है, तो अमरम से ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अमर होना चाहता है। तो अमर होने के लिए आप हमेशा जागिएगा, काम कीजिएगा, तब ना अमर होइएगा। और सुतले रहेगा तो सुतले ना रह जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए कि अमरम का अर्थ क्या हुआ? जागीर हुआ। अगला जो प्रश्न है, विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था? 12 व्यक्तियों को। 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। किस काल में ये बताइए? तो विजयनगर काल में। किस काल में? विजयनगर काल में। विजयनगर काल में, ठीक है ना। तो विजयनगर काल में आपको ग्रामीण शासन से संबंधित ये प्रश्न है। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए, मतलब ग्रामीण शासकीय इकाई, जैसे कि आपके गांव में किसका शासन रहता है? सरपंच का शासन रहता है ना। कोई झगड़ा झमेला हुआ तो सरपंच को बुलाते कि नहीं बुलाते हैं आप? वही बात है कि ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। और उस 12 व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? तो आयंगार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आयंगार। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि आयंगार और नायंगार क्या होता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आयंगार और नायंगार एक व्यवस्था थी जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। और विजयनगर साम्राज्य में ग्रामीण इकाई, जो छोटी छोटी इकाई होती थी, ग्राम मोहल्ला जो होता था, उसमें शासन करने के लिए 12 को व्यक्तियों का नियुक्ति किया जाता था। 12 व्यक्तियों को चुन करके जो है, जिस तरह से अभी वार्ड मेंबर वगैरह बनता है कि नहीं, पंचायत समिति बनता है कि नहीं बनता है, मुखिया बनता है कि नहीं, मुखिया सरपंच बनता है कि नहीं, वार्ड पंच बनता है कि नहीं बनता है, तो ठीक उसी तरह से 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। और 12 व्यक्तियों को जो नियुक्त किया जाता था, तो 12 व्यक्तियों के समूह को एक नाम दे दिया गया। और क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया आयंगार। क्या नाम दिया गया? आयंगार। आयंगार नाम दिया। बात समझ में आया? तो बताइए आयंगार व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? विजयनगर में। और नायंगार व्यवस्था कहाँ पर प्रचलित थी? ये भी विजयनगर में थी। अब ये बताइए कि आयंगार का मतलब क्या हुआ? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम की छोटी छोटी जो इकाई होती थी
उस पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों का चयन किया जाता था और वो 12 व्यक्तियों का जो समूह होता था उसी को कहा जाता था आयनकार। क्लियर है यहाँ तक? अब बताइए कि अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर। अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर। जागीर होता है। आइए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये भी बहुत छोटा सा शब्द है, शिष्ट। और शिष्ट का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शिष्ट का अर्थ होता है भूमि का कर, यानी कि शिष्ट एक प्रकार का कर होता है, टैक्स होता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिए शिष्ट का अर्थ होता है क्या चीज? भूमि का कर। भूमि का कर होता है, ठीक है ना? तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि शिष्ट है ना, तो शिष्ट है मान के चलिए अगर भूमि आपको किसका होता था? राजा का। भूमि जब राजा किसी व्यक्तियों को देगा तो आप समय समय पर उसको कर पहुंचा दीजिएगा ना। अगर जो कर समय समय पहुंचा दीजिएगा तो वो राजा क्या कहेगा? बच्चा बहुत शिष्टाचारी है, नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा कि शिष्टाचारी से याद रख लीजिएगा कि शिष्टाचारी कब कहेगा? जब भूमि का कर समय समय पर दे देंगे। इसलिए शिष्ट का अर्थ क्या हुआ? तो भूमि कर। शिष्ट का अर्थ क्या हुआ? भूमि कर। शिष्ट का अर्थ क्या हुआ? भूमि कर। भूमि कर हुआ। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाने जाते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। सैनिक विभाग का नाम आपसे पूछा जा रहा है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा कदाचार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कदाचार के नाम से, है कि नहीं? तो कदाचार। अभी भी भ्रष्टाचार यदि कोई कहीं पर होता है तो आपने सब कहाँ पर उसको सूचना करते हैं? सैन्य विभाग में करते हैं ना। पुलिस को जाकर करते कि नहीं करते हैं? वही बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक का जो विभाग डिपार्टमेंट होता था, सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? कदाचार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब बताइए कि शिष्ट का मतलब क्या होता है? भूमि कर। भूमि कर होता है। अब ये बताइए कि अमरम का अर्थ क्या होता है? जागीर। जागीर होता है। और विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? सैनिक विभाग को कदाचार के नाम से। भ्रष्टाचार कदाचार, भ्रष्टाचार को कदाचार से जोड़ लीजिए। जब कोई कदाचार होगा तो हम लोग सेना के पास जाएंगे ना। इसलिए विजयनगर समाज में सैनिक विभाग जो होते थे उसको क्या नाम दिया गया था? कदाचार नाम दिया गया था। अच्छा, एक प्रश्न हम आपको पढ़ाए, बताइए वेश वेग का मतलब क्या होता है? हम बताए थे वेश वेग का मतलब आपको बताए थे 75 नंबर प्रश्न में कि दासों का क्रय विक्रय, यानी कि जो व्यक्ति राजा का मूलधन नहीं दे पाया वो व्यक्ति क्या करता था? उस व्यक्ति को कुछ पैसा दे करके कोई मालिक उसको खरीद लेता था अपने घरेलू काम के लिए। उसी को कहा जाता था वेश वेग। ठीक है, तो सैनिक विभाग का क्या नाम था? कदाचार। और वेश वेग मतलब क्या हुआ? तो दासों का क्रय विक्रय। और उस दास में महिला भी होती थी, पुरुष भी होते थे। वेरी गुड, पुरुष भी होता था। आगे है तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन शामिल नहीं था भाई? तो देखिए याद रखिएगा तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो है यह आपको तेलुगु की कवित्रय में शामिल नहीं था। अब हम आपको बताते हैं कि कवित्रय का मतलब क्या होता है। देखिए कवित्रय का मतलब क्या होता है? तेलुगु के 3 कवियों का जो सम्मिलित रूप होता है ना उसको ही आपको कवित्रय कहा जाता है। या अगर सीधी बात समझे हम लोग तो त्रिमूर्ति का मतलब तो समझते होंगे। त्रिमूर्ति में 3 प्रकार की मूर्ति होंगे। ठीक उसी तरह से ये जो कवित्रय है, कवित्रय का मतलब होता है तेलुगु भाषा के 3 कवियों का सम्मिलित रूप जो होता है उसी को ही हम लोग कवित्रय कहते हैं। तो अब देखिए कवित्रय से स्पष्ट हो गया कि इसमें 3 कवि होंगे तेलुगु भाषा के। और उसमें कौन कौन से कवि थे अब ये भी आप क्लियर कर लीजिए। तो यहां देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि कौन शामिल नहीं था? तो देखिए शामिल तिरुवल्लुवर नहीं था, जबकि शामिल कौन कौन था इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले याद कीजिए नानन्ने, बोलिएगा नानन्ने है। इसके बाद है आपको तीकन्ने। हाँ, तो नानन्ने और तीकन्ने याद रखना आसान लग रहा है, नानन्ने तीकन्ने। ठीक है, इसके बाद है आपको येरा प्रगढ़, बोलिएगा येरा प्रगढ़, येरा प्रगढ़। अब बोलिए नानन्ने तीकन्ने येरा प्रगढ़। बोलिए नानन्ने तीकन्ने येरा प्रगढ़, येरा प्रगढ़। और कौन सम्मिलित नहीं था?
तो तिरुवल्लुवर। बाकी आपके प्रश्न में कोई दूसरा भी बोल सकता है जो सम्मिलित नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो तो 3 को एकदम देना ही देना उसको है। नानन्य था, इसके बाद आपको तिकन्न था, और इसके बाद येरा प्रगड़ था। बात समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न है, उसमें सूची 1 को और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ दिया है आपको राज्य का नाम और यहाँ पर दिया उसके संस्थापक का नाम। कितना सिंपल है। तो जौनपुर राज्य जो था उसके संस्थापक के रूप में किनको जाना जाता है? तो मलिक सरवर को। किसको जाना जाता है? मलिक सरवर को जी। जौनपुर के जो संस्थापक थे मलिक सरवर थे, और उसी का दूसरा नाम जो था ख्वाजा जहां भी था। क्या नाम था? ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां, ठीक है ना। मलिक सरवर का दूसरा नाम क्या था? ख्वाजा जहां था, ठीक है ना। जौनपुर के संस्थापक पहले बताओ। मलिक सरवर। मलिक सरवर। मलिक सरवर, बिल्कुल। तो जौनपुर के संस्थापक मलिक सरवर हो गए, और उसका ही दूसरा नाम था आपको ख्वाजा जहां। अगला है आपको मालवा। मालवा जो राज्य है उसका जो संस्थापक है दिलावर खां गोरी। क्या नाम है? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी। मालवा राज्य के संस्थापक कौन थे? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी जो है यह उनके संस्थापक होंगे मालवा का, ठीक है। आगे है आपको गुजरात। अब देखिए गुजरात राज्य के जो संस्थापक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आपको जफर खां मुजफ्फर शाह। क्या नाम है? जफर खां मुजफ्फर शाह। जफर खां मुजफ्फर शाह। गुजरात राज्य के संस्थापक कौन है? जफर खां मुजफ्फर शाह। जफर खां मुजफ्फर शाह जो है ये गुजरात के संस्थापक है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है तो उसको गुजरना है, और गुजरना है तो गुजरेगा वो कैसे? सफर करके गुजरेगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए सफर से याद रख लीजिएगा जफर, यानी कि गुजरात राज्य के संस्थापक कौन है? तो गुजरेगा, यानी कि सफर करेगा तब ना गुजरेगा। तो इसलिए गुजरात राज्य के संस्थापक कौन हुए? तो जफर खां मुजफ्फर शाह। फिर से बोलिए। जफर खां मुजफ्फर शाह। जफर खां मुजफ्फर शाह जो हुए वो आपको गुजरात राज्य के संस्थापक हुए। और इसके बाद जो आज का लास्ट प्रश्न है आपका कि बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल राज्य के जो संस्थापक थे वो शमशुद्दीन इलियास शाह थे। शमशुद्दीन इलियास शाह थे। कौन थे? शमशुद्दीन इलियास शाह थे, ठीक है ना। तो बंगाल के जो संस्थापक थे वो शमशुद्दीन इलियास, ठीक है, शमशुद्दीन इलियास शाह थे, ठीक है। बात समझ गए? बंगाल राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शमशुद्दीन इलियास शाह थे। और गुजरात के कौन थे? जफर खां मुजफ्फर शाह। मालवा राज्य के संस्थापक कौन थे? मालवा, ऐसे भी अलग सकते हैं, जैसे मालवा में वा लगा हुआ है ना तो वा से वर हो जाएगा, यानी कि मालवा राज्य के संस्थापक कौन हो? वर से याद रखेंगे दिलावर खां गोरी। इसके बाद है जौनपुर के संस्थापक कौन हुए? जौनपुर के, बताइए। जौनपुर के संस्थापक है आपको मलिक सरवर। जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। और उसी का दूसरा नाम क्या है? ख्वाजा जहां। जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। और उसका दूसरा नाम क्या है? ख्वाजा जहां, ठीक है। बात यहाँ तक समझ गए। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा वो बताइएगा जरूर। आगे आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।